Hi everybody, welcome to my channel. Today I am going to discuss effect of temperature on viscosity. Actually we want to discuss the effect of temperature and pressure. We will discuss one by one and each. So first of all, अगर लिक्विड की बात करें तो हम लोग जानते हैं जैसे लिक्विड में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कराते हैं तो कोहेसिव फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो हम लोगों के पास एक रिलेशन है, एम्पेरिकल रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू ए पे पावर 10 बी बाई टी माइनस सी। ओके, सो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये वैल्यू डिक्रीज होगी और म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, सो अगर म्यू वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम हम प्लॉट करें तो हम लोग देखते हैं कि एट सर्टेन टेम्परेचर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं म्यू की वैल्यू, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना इस तरीके से, यहाँ पर मान लेते हैं 300 केल्विन है, यहाँ पे 400, 500, 600, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है म्यू की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ओके, अब गैसेस की बात करें तो गैसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं या मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो इसके लिए एक हम लोग के पास एम्पेरिकल रिलेशन है जिसको हम लोग सदरलैंड कोरिलेशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होती है वो ए टी पे पावर 1/2 बाई 1 बी पे पावर बी अपॉन में टी। ओके, ए एंड बी आर कांस्टेंट, तो विस्कोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि गैसेस में रैंडम मोशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा कोलिजन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो इन जनरल जो गैसेस के लिए एम्पेरिकल रिलेशन है वो वेल इस्टेब्लिश्ड है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो गैसेस के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ही म्यू इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, सो टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस एंड दिस इज म्यू। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन दिस डायरेक्शन वैसे ही म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है गैसेस के लिए। ओके, तो लिक्विड के लिए हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रही है, उसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन गैसेस में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट एनर्जी गेन करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती है, उसकी वजह से रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज होता है जो फर्दर गैस की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ टेम्परेचर विथ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ऑन गैस ऑन सेम म्यू टी डायग्राम, यानी कि म्यू टी डायग्राम पे आप लिक्विड और गैस का वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी शो कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि गैस की जो विस्कोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज होगी। ओके, इंक्रीज हो रही। अब उसी टाइम पे, उसी टेम्परेचर पे जब लिक्विड का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, कहीं पे भी नहीं क्रॉस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि किसी एट सम टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द गैस and viscosity of liquid is same. Okay, so liquid and gas curve will never intersect as viscosity for liquid is always greater at a particular temperature. तो किसी भी टेम्परेचर पे जो लिक्विड की विस्कोसिटी है इन जनरल वो हमेशा ज़्यादा ही होती है गैस से, इसलिए ये कर्व कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, viscosity varies negligibly with low to moderate pressure, hence there is no effect of pressure. अगर प्रेशर की बात करें तो विस्कोसिटी काफ़ी नेग्लिजिबल वेरिएशंस देखा जाता है। ओके, विस्कोसिटी में डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटोनियन लॉ से, न्यूटोनियन फ्लूइड में
जो फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन में डी वाई। म्यू की वैल्यू हो गई टाउ अपॉन में डी यू अपॉन में डी वाई। ओके, सारे का डायमेंशन पुट कर देंगे हम लोग, शेयर स्ट्रेस का, यू अपॉन में वाई का। ओके, सो म्यू का जो डायमेंशन आएगा वो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। एसआई यूनिट में बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। ओके, इसके एसआई यूनिट में एक तो न्यूटन का भी नाम है, पास्कल का भी नाम है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। इसलिए ये एसएससी में काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ म्यू। सो पास्कल सेकेंड हो गया। इन एमकेएस यूनिट वी हैव द केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड इन सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस में अगर देखें तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं। सो 1 पॉइज को अगर हम लोग एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 0.1 इंटू जो भी वैल्यू होता है एमकेएस यूनिट में वो होता है। सो ये जो पॉइज जो यूनिट है ये ऑनर में रखा गया है, एक साइंटिस्ट थे हैगन पॉइजुली, उनके नाम पे। सो 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 पास्कल सेकेंड। ओके, इन एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट का कंपैरिजन है, अगर इसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 पास्कल सेकेंड के बराबर आ जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ कॉमन फ्लूइड एट 20 डिग्री। चूँकि विस्कोसिटी हमने देखा कि टेम्परेचर के साथ गैसेस और लिक्विड की विस्कोसिटी वैरी करती है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं वैरी करती, इसलिए सिर्फ एक टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वेरिएशन हम लोग देखते हैं। सो विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 1 सेंटीपॉइज होता है। विस्कोसिटी ऑफ एयर काफ़ी छोटी होती है, 1 अपॉन में 55 सेंटीपॉइज, और सेंटी मतलब होता है अपॉन में 100। सो 1 सेंटीपॉइज हो गया 10⁻⁻² पॉइज, 0.01 पॉइज। एंड म्यू ऑफ मरकरी इज़ 1.6 सेंटीपॉइज। म्यू ऑफ ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, 300 सेंटीपॉइज। और 1 सेंटीपॉइज को अगर हम लोग एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 1000 से हमको डिवाइड करना होगा। ओके, सो अगर मान लेते हैं कि आपको अपने फ्रेंड से स्विमिंग में जीतना है, या कोई बहुत बड़े स्विमर जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट स्विमर है माइकल फेल्प, उनसे भी जीतना है आपको स्विमिंग में। सो आप एक लो विस्कस फ्लूइड सच एज वाटर आप ले लीजिए। ओके, और उनको सबसे हाई विस्कस फ्लूइड ऑयल के टब में, सॉरी ऑयल के किसी स्विमिंग बाथ में उनको तैरने को कहिए। ओके, तो आप देखेंगे कि देखिए ये इसका अगर फिजिकली अगर आपको विस्कोसिटी को समझना है तो आप विस्कोसिटी को रेसिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली ज़मीन पे चल रहे हैं, आपको एयर का रेसिस्टेंस फील हो रहा है। आप अगर अपने आप को पानी में अपनी बॉडी को सबमर्ज करके चलाना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपने आप पे फोर्स लगाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो मूव करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा फ्लूइड की विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस फील होगा। ओके, इसका अगर विस्कोसिटी का फील है तो पानी में जो भी स्विमर है वो जानते होंगे इस बात को कि पानी में अंदर चलना कितना मुश्किल होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन हाई विस्कस फ्लूइड। तो जो भी हाई विस्कस फ्लूइड है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। अब ये था डायनामिक विस्कोसिटी। अब आते हैं हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये देखा गया कि जो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का जो टर्म है वो बार बार कैलकुलेशन में आ रहा है, तो इसको बार बार म्यू अपॉन में रो लिखने के जगह पे इसको हम लोग एक छोटा सा इसको एक रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया, म्यू अपॉन में रो इज इक्वल टू न्यू। ओके, डायमेंशन एंड यूनिट की बात करें, सो हम लोग डायमेंशन एंड यूनिट की बात कर रहे थे, तो न्यू का वैल्यू होता है म्यू अपॉन में रो। इसकी सारी डायमेंशन पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आई L² T⁻⁻1। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इन द डायमेंशन ऑफ न्यू कोई मास टर्म है नहीं,
कोई मास टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काइनेमेटिक्स में आ गया, क्योंकि अगर हम लोग लेंथ का डायमेंशन देखें, वेलोसिटी का डायमेंशन देखें, एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखें, तो इन सब में कोई भी मास का टर्म होता नहीं है। तो जब इन सब में कोई भी मास का टर्म है नहीं तो, और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काइनेमेटिक्स में इसका यूज़ होता है, इसलिए भी इसका नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ओके, अब यहाँ पर एक कुछ फ्री स्ट्रीम कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ओके, स्ट्रीम है, फ्लूइड की स्ट्रीम है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं जो इन्फिनिटी है, वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम। अगर इसका हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएं, ओके, सो इस तरीके से बनेगा। ये एक कोई लेयर है, तो जो फ्लूइड लेयर इस लेयर से जस्ट एकदम सटा हुआ होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसी को नो स्लिप कंडीशन कहते हैं, कि कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में फ्लो हो रहा है तो जस्ट जो कंटेनर के वॉल से जो फ्लूइड कांटेक्ट में होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और किसी हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी u इन्फिनिटी के बराबर हो गई, यानी फ्री स्ट्रीम के वेलोसिटी के बराबर हो गई। सो एट दिस हाइट, इसी हाइट को हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा हो गया बाउंड्री लेयर थिकनेस, डिस्टेंस इन y एट विच v इज इक्वल टू u इन्फिनिटी। उसके बाद फिर ये सारी वेलोसिटी इसी, और सारी उसके बाद जो भी वेलोसिटीज है वो सेम मैग्नीट्यूड का है। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन में रो। अब यहाँ पर म्यू जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विस्कस इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, और रो जो है इनर्शियल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके, तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि विस्कस इफेक्ट जो है इनर्शियल इफेक्ट को डोमिनेट करेगा। ओके, अब इसका मतलब ये क्या हुआ, तो जब विस्कस इफेक्ट इनर्शियल इफेक्ट को डोमिनेट करेगा तो यहाँ पर मतलब किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर जो डेल्टा जो हाइट है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम पर ज़्यादा लेयर पे ये जाके हाइट फ्लूइड स्ट्रीम के बराबर होगा। मान लेते हैं ये फ्लूइड प्रोफाइल जो है वो किसी लो विस्कस फ्लूइड का, जैसे वाटर का ये फ्लूइड प्रोफाइल है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ कम हाइट पर फ्री स्ट्रीम के वेलोसिटी को अचीव कर लिया गया है, यहाँ पे अचीव हो गया है। ओके, और ये कोई हाई विस्कस फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल ऑयल, तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वाई में कवर करने के बाद ये जो लेयर है इस फ्री स्ट्रीम के बराबर हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर विस्कस इफेक्ट ज़्यादा होगा इनर्शियल इफेक्ट में, तो ज़्यादा लेयर पे जाके इसकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम के वेलोसिटी के बराबर होगी। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा 2 डेल्टा 1 से बड़ा है तो इसका जो विस्कोसिटी है वो, मान लेते हैं ये जो है ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, अगर डेल्टा 2 डेल्टा 1 से बड़ा है तो इसकी विस्कोसिटी भी इससे ज़्यादा होगी। ओके, तो फ्लूइड प्रोफाइल को देख के हम बता सकते हैं कि किसकी विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है। सो अब जब विस्कोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा। ओके, तो जैसे ही हम लोग ज़्यादा हाइट, जितना ज़्यादा हाइट में वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम के बराबर होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम का डिफ्यूज़न होगा। ओके, इसलिए हम लोग मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी को भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। सो मोर मोमेंटम डिफ्यूजन ड्यू टू हायर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ज़्यादा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होने की वजह से ज़्यादा हाइट पर जाके वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम के बराबर हो रही है और इसमें ज़्यादा मोमेंटम का डिफ्यूज़न हो रहा है। ओके, सो मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी का दूसरा नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसके डायमेंशन में मास नहीं होता है, और मास नहीं होने की वजह से ये जो काइनेमेटिक पैरामीटर है इसके कैटेगरी में रखते हैं, और इसलिए इसका नाम काइनेमेटिक विस्कोसिटी पड़ा। और डायनेमिक विस्कोसिटी का नाम
डायनेमिक विस्कोसिटी का नाम डायनेमिक विस्कोसिटी इसलिए है क्योंकि इसमें मास का टर्म है, इसलिए ये डायनेमिक्स में आ गया। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स में ये यूज़ करते हैं और ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स में यूज़ होता है। इसमें MKS यूनिट की बात करें तो न्यू की वैल्यू हो गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड, CGS यूनिट में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम लोग स्ट्रोक्स के नाम से भी जानते हैं। 1 स्ट्रोक में हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करें MKS CGS यूनिट इंटू MKS यूनिट तो 10⁻⁻⁴ का फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinematic viscosity of gas increase more rapidly as compared to the dynamic viscosity. In the next coming video we will see the effect of the temperature on kinematic viscosity. Thank you for this. So please like, share and subscribe.